हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम सिंह चारण अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, तो अपने लास्ट में जो अपना टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान अभी तक हमने पढ़ा था संविधान सभा के गठन के बारे में। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। और जो गठन की थी उस टीम का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, और उसके जो अस्थायी अध्यक्ष है वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि जो भी संविधान सभा थी उसके सबसे वर्धजन या सीनियर सदस्य थे। तो जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक वो हुई थी दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा यानी जो प्रथम बैठक थी उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और ये थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे, और उनकी सीनियरिटी या वर्ध यानी सबसे वयोवृद्ध इंसान थे ये थे वर्ध। तो इनकी सीनियरिटी के आधार पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जो प्रथम बैठक है वो हुई थी दिल्ली की। जो प्रथम बैठक है वो थी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। यानी कि जो प्रथम बैठक है वो दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। फिर ये बैठक कहाँ हुई थी? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में। और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाए जाने का एक कारण था कि सबसे वयोवृद्ध इंसान थे, ठीक है। फिर इसके बाद में हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी वो थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें जो इस बैठक की अध्यक्षता की थी वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। तो दूसरी बैठक क्या हुई? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इस सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। यानी कि जो दूसरी बैठक थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। लेकिन H.C. कुछ एक दिन या कुछ महीनों बाद में H.C. मुखर्जी का देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत, यानी इनका निधन हो गया था। इनके निधन होते ही फिर अध्यक्ष बनाया गया था वी.टी. कृष्णमाचारी को। वी.टी. कृष्णमाचारी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। फिर संविधान में अलग अलग समितियां थी, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। तो भाई संविधान भी तो बनाना था। इतना बड़ा देश था, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, फिर आज़ाद हुआ। तो जो संविधान सभा थी उसके सामने काफ़ी सारी चुनौतियां थी। पहली तो ये कि नया देश आज़ाद हुआ है, ठीक है। दूसरा कि देश का संविधान ऐसा हो जो देश को प्रगतिशील बनाए या देश के विकास में
बाधक ना होकर सहयोग करे। यानी कि संविधान सभा के सामने कुछ चुनौतियां थी कि एक तो देश नया नया आजाद हुआ है, तो किस टाइप का संविधान बनाया जाए, यानी कि संविधान इस टाइप का हो जो देश के विकास में सहायक हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि दोबारा कहीं देश में परतंत्र हो जाए या किसी का गुलाम हो जाए। यानी कि इनकी प्राथमिकता ये थी कि देश के जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जो भी जनता थी देश की उस टाइम की 1947 में, यानी कि उस देश की पूरी जनता का सम्मान रखा जाए। संविधान ऐसा हो जो जनता के हितों की रक्षा करे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा जनता को परतंत्र बना दिया जाए। तो संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम किस प्रकार का संविधान पेश करें जो लोगों के हित में हो। ठीक है, तो फिर इसमें अलग अलग समितियां बनी थी। एक बनी थी प्रारूप समिति या फॉर्मेट समिति, प्रारूप समिति, फिर एक बनी थी अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, फिर अपना देश 542 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, यानी कि 1947 में आज की तरह का भारत थोड़ी ना था, उस समय तो अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो भारतीय लोगों के सामने, यानी जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती कि सबको एकजुट करें। ठीक है, फिर एक ऐसा संविधान बने जो सबके हितों को ध्यान में रखे और सबके लिए समान हो। तो एक तो थी प्रारूप समिति, फिर एक थी प्रांतीय समिति, एक थी अल्पसंख्यक समिति, फिर एक थी संघ शक्ति समिति, एक थी संघीय समिति। ठीक है, एक थी राष्ट्रीय ध्वज समिति या झंडा समिति। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संघ शक्ति और संघीय समिति के थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर उसके बाद में भाई संविधान सभा का गठन हो गया, बैठक भी हो गई, तो फिर जो सदस्य थे उनके सामने था कि संविधान किस प्रकार का हो। ठीक है, तो जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, जो सदस्य थे, वो अलग अलग देशों में गए। ठीक है, वहाँ जैसे अमेरिका में गए, ब्रिटेन में गए, आयरलैंड में गए, रूस में गए, फ्रांस में गए, जापान में गए, जर्मनी में गए, यानी कि साउथ अफ्रीका भी गए थे। तो अलग अलग देशों में गए, वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया। एक चीज और, जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यानी कि आज अपने देश की आबादी है वो 121 करोड़ है, 121 करोड़ के लगभग मानी जाती है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसके सामने चुनौतियां थी कि भारत का संविधान किस प्रकार का हो, किस टाइप का संविधान हो, लोगों के हितों की कैसे रक्षा करें। ठीक है, तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तो हर एक अलग अलग देश में गए, जिनको लगा कि वहाँ का संविधान अच्छा है, पूरे संविधान का अध्ययन किया, फिर उसके बाद में उन्हें लगा कि ये अपने लिए बेटर है, तो वो चीज़ें भारत में लेकर आए थे। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है उसके दो स्रोत हैं, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत तो है देशी स्रोत, देशी स्रोत, और जो दूसरा है वो है विदेशी स्रोत। ठीक है, यानी कि एक तो देशी स्रोत है, यानी कि देश के जो स्रोत है उनसे लिया गया, यानी कि अंग्रेजों से उनसे लिया गया, वो तो देशी स्रोत हो गया। एक होगा विदेशी स्रोत, यानी कि जो अलग अलग देशों में गए थे, वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया, फिर जो लेकर आए थे वो हो गए थे विदेशी स्रोत। यानी कि देशी स्रोत में दो है, देशी स्रोत में दो है। 1928 नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और जो दूसरा है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो देशी स्रोत है उसमें पहला है 1928 की नेहरू रिपोर्ट और दूसरा है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। जो 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है वो क्यों आई थी, उसका कारण ये है कि 1927 में भारत में आया था साइमन कमीशन, भारत में आया था साइमन कमीशन। इसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत में आया था, तो भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो फिर अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय लोगों में इतनी सहमति या सहनशीलता नहीं है कि वो एक साथ बैठकर, यानी एक चुनौती दी थी भारतीयों को कि भारतीय लोगों में इतनी सहनशीलता या सहमति नहीं है कि वो देश का
संविधान सभा का निर्माण कर सके। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में आया था, और इसी साइमन कमीशन 1927 साइमन जो कमीशन है, साइमन कमीशन, इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय थे वो इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में। क्या कर रहे थे? लाहौर में। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन्हीं लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से पीट कर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, यही वो लाला लाजपत राय जिन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर एक एक पड़ी लाठियां अंग्रेजों के लिए कील या ताबूत साबित होगी। यही थे वो लाला लाजपत राय। ठीक है, 1927 में आया था ये साइमन कमीशन लाहौर में। ठीक है, फिर उसके बाद में जब अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि भारतीय लोग सहमति से या सहनशीलता इतनी नहीं है कि वो संविधान सभा का निर्माण कर सके, तो 1928 में नेहरू जी ने सभी को एकत्रित किया और एक प्रारूप पेश किया या रिपोर्ट पेश की, जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना जो दूसरा टॉपिक है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था, जो 1935 में आ गया था। यानी कि मानस भारतीय दर्शन राजनीतिज्ञों का कहना है कि जो 395 अनुच्छेद थे ना, यानी कि 1950 में भारत में कितने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने थे? 395 अनुच्छेद। यानी कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब उस समय इसमें अनुच्छेद थे 395। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 400 से ज्यादा संविधान हो चुके। ठीक है, 395 लागू थे, तो जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे या जो भी जिनका भी मत था, उन्होंने कहा था कि 250 से अधिक, यानी लगभग 250 संविधान है, 250 से अधिक जो अनुच्छेद है, कितने? 250 अनुच्छेद, यानी कि 250 अनुच्छेद हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए, हुबहू लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 1935 के अधिनियम से कितने अनुच्छेद लिए गए हैं? 250 अनुच्छेद। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना टॉपिक है विदेशी स्रोत, यानी कि विदेश से कौन कौन से स्रोत लिए गए थे। पहला तो हो गया देशी स्रोत, दूसरा है विदेशी स्रोत। देशी स्रोतों में दो है, देशी स्रोतों में दो है। पहला तो है 1928 नेहरू रिपोर्ट, और जो दूसरा स्रोत है वो है, यानी एक तो पहला तो हो गया 1928 का नेहरू रिपोर्ट, और जो दूसरा है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो भारत में अलग अलग देशों से जो संविधान सभाएं थी वो अलग अलग देशों में गई, और उन्होंने अलग अलग देशों में गई थी और उन्होंने वहां के संविधानों का अध्ययन किया। जो अनुच्छेद उन्हें बेटर लगे वो अनुच्छेद यहाँ कर लेकर आ गए। तो उसमें सबसे पहले जिस देश में गए थे उस देश का नाम है ब्रिटेन, यानी कि अपन अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वहां उन्हें कुछ अच्छी चीजें लगी तो ब्रिटेन से लेकर आ गए थे। तो ब्रिटेन से कौन कौन सी चीजें लेकर आए थे? ब्रिटेन से एक तो लेकर आए थे संसदीय व्यवस्था, फिर एक थी द्विसदनीय, ठीक है, फिर तीसरा है एकल नागरिकता, यानी कि जो भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था प्रकार की है। यानी कि इसमें दो होता है, एक होता है पीएम और एक होता है राष्ट्रपति। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें दो होते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है वो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, जबकि संपूर्ण जो शक्तियां होती है, यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, जो संपूर्ण पावर या शक्तियां होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास में। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, जबकि वास्तविक जो इसका अध्यक्ष, कार्यपालिका का अध्यक्ष माना तो राष्ट्रपति को गया है, लेकिन वास्तव में शक्तियां अगर किसी के पास में है तो वो है प्रधानमंत्री के पास में, ये तो सिर्फ नाम मात्र का है। ठीक है, फिर एक चीज और, यानी कि दो शब्द होते हैं, एक तो नियुक्त और चयन।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति और उसका चयन करता है प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री तो इसका चयन करता है और जो राष्ट्रपति होता है वो इन्हें नियुक्त करता है। ठीक है, फिर है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा या विधान। ठीक है, फिर उसके बाद में एकल नागरिकता, यानी कि अपने भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली प्रचलित है। फिर उसके बाद में आता है 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे अमेरिका, यानी कि जो अपने प्रतिनिधि थे अमेरिका का संविधान का अध्ययन किया तो उन्हें कौन कौन सी चीज वहां की अच्छी लगी। यानी कि अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया तो अमेरिका के संविधान से उन्हें कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी। तो उसमें पहला तो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, पर महाभियोग, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति होता है उसको हटाने की शक्ति या उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है महाभियोग। फिर दूसरा अमेरिका के संविधान से है उच्चतम या उच्च न्यायालय, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, एक उच्च न्यायालय है, इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और पहली अमेरिका के संविधान से ली गई थी राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर दूसरा आ गया उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। एक बार और देख लेते हैं, जो ब्रिटेन है उसे ली गई थी संसदीय व्यवस्था। ठीक है, फिर जो पहली संसदीय व्यवस्था, दूसरी थी द्विसदनीय व्यवस्था, तीसरी थी एकल नागरिकता। ठीक है, फिर ये हो गई ब्रिटेन के संविधान से मूल जो ली गई थी। फिर था अमेरिका, एक से था, एक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, भाई राष्ट्रपति के विरुद्ध जो होता है महाभियोग। फिर दूसरा उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। फिर उसके बाद में है 2-3 और रह गई, वो है एक तो होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि 2 और है। एक तो है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। और एक है उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। ये 2 चीजें और हैं जो कहां से ली गई है? स्वतंत्र न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति का पद। यानी कि स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, जैसे भारतीय जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी कि न्यायपालिका के मैंने एक दिन बताया था 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। ठीक है, दोनों में न्यायाधीश होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो हाई कोर्ट होता है वो राज्य स्तर पर होता है। तो जो उनके न्यायाधीश है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि जो न्यायाधीश होता है उसका जो भी फैसला है वो सर्वमान्य होगा, और दूसरा उस पर कोई दबाव नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री या किसी का कोई दबाव नहीं है। फिर है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि जो भारत, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि भारत की जो राज्यसभा होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी कि जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति यानी कि जो अमेरिका के संविधान से उनसे ली गई चीजें कौन कौन सी है? एक तो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, फिर दूसरा आ गया उच्चतम या उच्च न्यायालय, उच्चतम या उच्च न्यायालय, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। फिर तीसरा आ गया स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर उपराष्ट्रपति का
पद। ठीक है, प्रस्ताव एक और है प्रस्तावना की पहली पंक्ति, यानी कि जो भारत का संविधान प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र समाजवादी ऐसे जो शब्द है ना भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में तो सब कुछ है कि संविधान के सभा के जो सदस्य थे उनको संविधान को क्या टारगेट है, संविधान में क्या है, वो अपन किसमें पढ़ते हैं, प्रस्तावना में। तो एक तो अमेरिका से लिया गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग, फिर है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर है उपराष्ट्रपति का पद, एक है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। एक और है मूल अधिकार। मूल अधिकार, जो मूल अधिकार वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ब्रिटेन के लिए गए थे संसदीय व्यवस्था, ठीक है, फिर दूसरी थी द्विसदनीय पद्धतीय व्यवस्था, तीसरी थी एकल नागरिकता, फिर अमेरिका वाले से आगे एक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के हटाने की प्रक्रिया, फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर है उपराष्ट्रपति का पद, फिर एक है मूल अधिकार। ठीक है, फिर है कनाडा का संविधान। अपन पढ़ेंगे अब कनाडा का संविधान, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा थी वो कनाडा गई थी, तो वहां उन्हें क्या अच्छा लगा, हर देश के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, तो जिन जिन देशों में भारतीय जो भारतीय प्रतिनिधि दल था उन्हें अच्छा लगा, वो उन देशों से लेकर आ गए थे। हर अलग अलग देशों में गए थे, तो अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लेकर आए थे। तो कनाडा में उनको क्या अच्छा लगा, कनाडा में उनको क्या अच्छा लगा, तो अपन ने पढ़ा था द्विसदनीय एकल नागरिकता, यानी भारत में एकल नागरिकता है ब्रिटेन से। ठीक है, तो कनाडा में कनाडा एक तो जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से ली गई थी? कनाडा से। केंद्र व राज्य वाली, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य कहां से ली गई थी? कनाडा में। ठीक है, फिर एक नाम सुना होगा आपने, राज्यपाल। राज्यपाल, जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। और कहां करता है? राज्य में करता है, राज्य में। यानी जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो केंद्र में होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और हर राज्य का राज्यपाल होता है, तो यानी कि केंद्र के द्वारा हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का क्या कार्य है कि जैसे उन्हें लगा, राज्यपाल को ये लगा कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार या संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही है, यानी कि उसे लगा कि किसी राज्य में संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही है, तो राज्यपाल, अगर राज्यपाल को ये लगता है कि किसी राज्य में सरकार ढंग से नहीं चल रही है, तो वह क्या करता है? वह राष्ट्रपति को सूचित करता है कि फिलहाल राज्य में सरकार ढंग से नहीं चल रही है, इसलिए तो वहां फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यानी कि केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल का केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना। ठीक है, फिर एक दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श देने की शक्ति, ये भी कहां से ली गई है? ये ली गई है कनाडा के संविधान से। यानी कि जो पहली है वो तो है केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य। ठीक है, यानी कि केंद्र में जो राज्यपाल होता है वो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और हर राज्य में राज्यपाल होता है। फिर दूसरा है सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो परामर्श दे सकता है। ठीक है, फिर है एक अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, तीसरा है, पहला तो आ गया भारत केंद्र व राज्य वाला, फिर दूसरा आ गया सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्तियां। ठीक है, प्रासंगीय ढांचा नाम होता है, एक होता है प्रासंगीय ढांचा। उसमें यह होता है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो भी अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां,
अवशिष्ट शक्तियां हमेशा किसके पास में रहेगी? केंद्र के पास में। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में रहेगी? केंद्र के। अवशिष्ट शक्तियां हमेशा परिसंघीय ढांचे में, अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास रहेगी। ठीक है, तो एक बार आप और देख लेते हैं कि जो कनाडा का संविधान है उनसे लेकर गया था कि हर राज्य में राज्यपाल होगा और उसकी नियुक्ति केंद्र करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में था कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति। ठीक है, फिर तीसरी है अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास रहेगी, अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास रहेगी। यह संविधान कहाँ के किस देश से लिया गया था? ये लिया गया था कनाडा से, कनाडा से। फिर उसके बाद में है आयरलैंड। कनाडा के बाद में किसका नंबर है? आयरलैंड का। कनाडा के बाद में है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से पहली तो ली गई थी नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो आयरलैंड का संविधान है उसे लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व। और कनाडा के संविधान से ये तीन चीजें लिखी ली अपन ने, केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, फिर दूसरा है सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति, फिर तीसरा है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, फिर उसके बाद में आयरलैंड का है, पहला है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, फिर दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, इसका दूसरा ये पहला, फिर दूसरा हो गया राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यानी कि पहला तो है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यानी कि जो राज्यसभा होती है उसमें सदस्यों को निर्वाचित या मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो करता है जो खेल में, कला में, साहित्य में या विज्ञान में। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा होता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। कौन सा है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ये कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से पहला ले गया नीति निर्देशक तत्व है, दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, और जो तीसरा है वो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी निर्वाचन पद्धति। आपने को सबको पता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? विधायक, अपन लोकल स्तर पर देखते हैं तो कौन लेता है? विधायक, यानी विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, यानी कि ये सारे मिलकर किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो अपन एक बार और देखते हैं कि जो आयरलैंड का संविधान है उसमें पहला तो है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तीसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन चलते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लेकर आए थे अपन? दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से जो पहली चीज लेकर आए वो तो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन।
यानी कि जो साउथ अफ्रीका है, या अपन जिसे कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से क्या लेकर आए थे, पहले तो थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, फिर है दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि पहला तो है संविधान सभा संशोधन की प्रक्रिया, फिर दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। फिर उसके बाद में जापान की क्या है, जापान विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फिर आया जापान का है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ के संविधान से ली गई है, वो है जापान के संविधान से ली गई है। फिर इसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उससे है संविधान संशोधन प्रक्रिया, जिसे अपन देखते हैं कि भारत में संविधान संशोधन होता है। एक था 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 42वां संविधान संशोधन प्रक्रिया, एक हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें भारतीय संविधान में समाजवाद, अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे ना। ये कब किस प्रक्रिया के तहत, भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लेकर आए थे, उसी प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान में, यानी कि उसी प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसी के आधार पे अपन ने भारतीय संविधान में समाजवाद ये जोड़ा था ना अपन ने, समाजवाद, और ये इस संविधान की प्रक्रिया के तहत जो था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर अपन गए थे फ्रांस, कहाँ गए थे, फ्रांस से कल आए थे, अफ्रीका गए थे तो वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले आए, फिर दूसरा था राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ले आए, फिर फ्रांस गए थे, फ्रांस से लेकर आए थे, एक अपन गए थे फ्रांस, जो अपने संविधान सभा सदस्य थे वो गए थे फ्रांस से एक ले रहे थे गणराज्य, डोमिनियन गणराज्य, फिर दूसरा है स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये कहां से लेकर आए थे, फ्रांस से भी अपन दो चीज लेकर आए थे, ठीक है, फ्रांस से लेकर आए थे, एक तो गणराज्य, फिर दूसरा है स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। एक बार और देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लेकर आए थे, ठीक है, फिर उसके बाद में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लाए थे, फिर जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लाए थे, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन गए थे फ्रांस से लाए थे गणराज्य और बंधुता, ठीक है, फिर उसके बाद गए थे रूस, कहाँ गए थे, रूस से लाए थे मूल कर्तव्य, ठीक है, रूस से जो पहली चीज लेकर आए थे वो थी मूल कर्तव्य, ठीक है, फिर उसके बाद में और भी चीजें लेकर आए थे रूस से, पहला तो था मूल कर्तव्य, वो कहां से लेकर आए थे, रूस से, मूल कर्तव्य कहां से लेकर आए थे, रूस से, मूल कर्तव्य कहां का है, रूस से, मूल कर्तव्य अपन लेकर आए थे रूस से। इससे पहले अपने अफ्रीका और इनका दिखा था, तो एक तो था रूस, ठीक है, रूस एक एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, इसमें आता है एशिया और यूरोप में, ये जो रूस महाद्वीप है ये एशिया और यूरोप में दोनों में आता है, ठीक है। फिर अपन ने जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में है, मूल कर्तव्य वो कहाँ के संविधान से लिए गए थे, रूस के संविधान से। फिर उसके बाद में एक है, यानी कि जो रूस के संविधान से एक तो लिए गए थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और एक है मूल कर्तव्य, यानी कि ये दोनों कहाँ के संविधान से लिए गए थे, ये लिए गए थे रूस के संविधान से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब है सामाजिक का तो मतलब है कि सभी को समानता मिली है, जो भी लोग समाज में रह रहे हैं उनके सब में आपस में सही सामंजस्य हो, इसका मतलब है सामाजिक। आर्थिक का मतलब ये है कि जो समाज पिछड़ा हुआ है या जो वर्ग पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, तो उनके कुछ ऐसी योजना लाई जाए कि धीरे धीरे वो भी समृद्ध बने। और राजनीतिक न्याय का मतलब ये है
राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि जो लोग जैसे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी 4 कैटेगरी बनी हुई है, तो जो लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, या अगर मान लो लगातार जनरल के बन रहे हैं, तो फिर एक का ही प्रभुत्व हो गया वहां। तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि किसी एक का प्रभुत्व ना होकर, यानी कि किसी एक का प्रभुत्व ना होकर सभी लोगों को समान रूप से राजनीतिक भागीदारी मिले, ये लिया गया था अपने, इसका मतलब है राजनीतिक न्याय, यानी कि रूस के इनसे लिया गया था राजनीतिक न्याय। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ 2 देश और रह गए, उसमें एक तो है अपना ऑस्ट्रेलिया। दो देश रह गए, एक तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लेकर आए थे भाई, हर देश में गए थे अपन, ठीक है। तो रूस से लेकर आए मूल कर्तव्य, ठीक है। फिर यहाँ एक लेकर आए थे सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है। तो रूस से एक तो ले रहे थे समवर्ती सूची, यानी सूचियां कितनी है 3, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। फिर एक है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी एक तो संघ ये लेकर आए थे समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। एक था प्रस्तावना का प्रारूप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर आए थे, एक तो थे समवर्ती सूची, फिर दूसरा था दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, फिर तीसरा था प्रस्तावना का प्रारूप। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, उसका जो प्रारूप या फॉर्मेट, यानी कि भारतीय प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, जो भारतीय संविधान था उसकी प्रारूप समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था प्रारूप समिति का अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद में एक देश और है क्या, जर्मनी। अपने को मूल अधिकार मिले हुए हैं, तो जर्मनी वालों ने क्या कहा कि आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है। तो जो जर्मनी है उस देश, जर्मनी के संविधान से लिया गया था आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। एक बार और देख लेते हैं, जो रूस है उससे लिए गए थे मूल कर्तव्य और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है। मूल कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर उसके बाद में बचा ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इससे ली गई थी समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। फिर प्रस्तावना का प्रारूप, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आया था ऑस्ट्रेलिया, रूस से तो ले गया था मूल कर्तव्य और सामाजिक आर्थिक न्याय। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना का प्रारूप। फिर उसके बाद में आया था जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के संविधान से लिया गया था आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, यानी कि आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया था, जर्मनी के संविधान से, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बहुत है।